वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान सर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस। देखिए, आज का ये वीडियो आपका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम आज 11th केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, 4 नंबर के और 5 नंबर के, जो कि आने वाले पेपर में आपको निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो पर और ये सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए। तो चलिए हम टाइम वेस्ट न करते हुए पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए, ये आपके 4 और 5 अंक के आईएमपी क्वेश्चन है जो कि 101% एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सारे प्रश्नों की आप अच्छे से तैयारी कीजिए। हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है CO, CO2, N2O एवं N2O4, है ना। 4 आपको यहाँ पे गैसों के बारे में दे रखा है, CO, CO2, N2O एवं N2O4 की विरचन एंथैल्पी -110, -393, 81, 9.7 किलो जूल मोल इनवर्स है। अभिक्रिया N2O4 प्लस 3CO N2O प्लस 3CO2 के लिए डेल्टा H का मान ज्ञात कीजिए। डेल्टा H यानी हमको इस अभिक्रिया की एंथैल्पी को हम निकालेंगे। तो एंथैल्पी का जो सूत्र होता है, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे हम लिखते हैं इसको सॉल्व। एंथैल्पी का जो सूत्र होता है कि डेल्टा H का जो फार्मूला होता है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो इसका फार्मूला होता है उत्पाद की कुल एंथैल्पी माइनस अभिकारक की कुल एंथैल्पी, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उत्पाद की कुल एंथैल्पी निकालकर उसमें से अभिकारक की कुल एंथैल्पी को जब हम माइनस करेंगे तो इस अभिक्रिया की जो हमको दे रखी प्रश्न में उसकी हम एंथैल्पी यानी डेल्टा H का मान हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपको अभिक्रिया में देखना है, इसके इस तरफ के जो पद होते हैं, ये जो आप दिख रहे हैं N2O प्लस 3CO, ये वाले जो पद होते हैं ये आपके कहलाते हैं उत्पाद। तो ये आपके क्या हो गए, उत्पाद हो गए आपके। और इस तरफ के जो मतलब LHS साइड के जो यहाँ पे एलिमेंट होते हैं वो आपके कहलाते हैं अभिकारक। तो ये जो आप देख रहे हैं इधर के ये वाले जो आपके पदार्थ हो गए, ये आपके सब क्या हो गए, तो ये आपके हो गए अभिकारक। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो इस अभिक्रिया में उत्पाद क्या है, तो N2O प्लस CO2 ये आपके उत्पाद रहेंगे और आपके अभिकारक क्या रहेंगे, तो यहां पर N2O4 प्लस CO ये आपके क्या रहेंगे, ये आपके अभिकारक रहेंगे। कुछ नहीं करना है हमको, इसमें सिर्फ इनके एंथैल्पी हमको प्रश्न में पहले दे रखी है। इनके एंथैल्पियों के मान रखकर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन सब की वैल्यू को रखेंगे। आप ध्यान से देखिए किस प्रकार से होगा ये प्रश्न। तो यहां से हमने लिखा डेल्टा H इज इक्वल टू, अब ये देखिए उत्पाद क्या है आपका, तो उत्पाद यहाँ पर हो गया आपका N2O, ये आपका उत्पाद है। N2O को हम देख रहे हैं कि आपका उत्पाद है और N2O जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी वैल्यू हमको दे रखी है, इसकी एंथैल्पी कितनी हो गई 81। तो पहले तो हम क्या करेंगे, उत्पाद में सबसे पहले हम ये करते हैं कि यहां पर हमने N2O की वैल्यू रख दी, कितनी रख दी 81। अब हमको कुल एंथैल्पी निकालना है तो इसमें CO2 की एंथैल्पी को प्लस कर देंगे। तो यहां से हम प्लस करते हैं और CO2 की जो एंथैल्पी यहां पर आ रही है, ये CO2 की एंथैल्पी हमको यहां पर दी हुई है। ये देखो CO2 की एंथैल्पी यहां पर हमको दी है -393। तो यहां पर हम इसको ले लेंगे -393, ये आपकी CO2 की एंथैल्पी हो गई। लेकिन यहाँ पर हम अभिक्रिया में देख रहे हैं कि 3CO2 दिया हुआ है, तो हम 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इनटू क्या रहेगा, इनटू में हम 3 लगा देंगे। तो यहाँ पे इनटू हम लेते हैं इनटू 3। ये हमारे पास उत्पाद की कुल एंथैल्पी को हम निकाल चुके हैं। इसी प्रकार से माइनस, अब हम अभिकारकों को लेंगे। अभिकारक क्या है यहाँ पर, तो अभिकारक आपका N2O4 है। तो कहां पर हमको दिया हुआ है, ये N2O4 अभिकारक, इसकी एंथैल्पी हमको कितनी दी हुई है 9.7। तो यहां पर अभिकारक के लिए हम N2O4 की जो एंथैल्पी की वैल्यू रख देंगे 9.7 प्लस हम इसमें क्या करेंगे
CO की जो एंथैल्पी है उसको जोड़ेंगे। तो CO की जो वैल्यू यहां पे दे रखी है हमको, CO की वैल्यू हमको दे रखी है, ये CO आपका रहा, उसकी वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, -110, ये वैल्यू हमको दे रखी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, CO की जो वैल्यू है वो रख देंगे, -110 यहां पे लिख देंगे हम। लेकिन यहां पर हमको अभिकारक में क्या दिया है, 3CO दिया है, तो यहाँ पे 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, आप उसको ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए हमको सवाल में क्या करना है, हमको N2O4 प्लस 3CO इज इक्वल टू N2O प्लस 3CO2, इसकी एंथैल्पी के बारे में हमको पूछा। तो हम जानते हैं एंथैल्पी का फार्मूला कि डेल्टा H बराबर क्या होता है, उत्पाद की कुल एंथैल्पी माइनस अभिकारक की कुल एंथैल्पी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इधर वाले जो पद होते हैं ये उत्पाद कहलाते हैं, यानी जो RHS में जो होते हैं वो आपके उत्पाद होते हैं, और LHS में जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, अभिकारक। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे उत्पाद क्या है, तो N2O और CO2 ये हमारे उत्पाद हो गए, और इनकी एंथैल्पी हमको प्रश्न में दे रखी है। तो यहाँ से हमने देखा कि N2O की वैल्यू कितनी है, 81, तो यहाँ पे हमने 81 को ले लिया, प्लस यहाँ पर हमको CO2 की वैल्यू दे रखी है, तो CO2 की वैल्यू कितनी है, -393, ये इसकी वैल्यू हो गई। लेकिन यहाँ पे 3CO2 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये उत्पाद की कुल एंथैल्पी हम इस प्रकार से निकालेंगे। माइनस अब हम अभिकारकों को लेंगे, तो अभिकारक में क्या दे रखा है आपको, N2O4, ये आपका अभिकारक है, और N2O4 इसकी जो एंथैल्पी हमको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 9.7, प्लस इसके साथ हम CO की एंथैल्पी को प्लस करेंगे, तो CO की एंथैल्पी कितनी दे रखी है, तो ये आपको दे रखी है -110 आपको दे रखी है, तो यहाँ पे हम लेंगे -110। लेकिन यहाँ पर हमको दे रखा है 3CO, तो यहाँ पे 3 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इनका मल्टीप्लाई करके इनका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ से हम लिखते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने ले लिया 81, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे हम, जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में हमको संख्या दे रही है, तो ये माइनस में इसका आंसर आएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा -1179। ये हमने इसका मल्टीप्लाई करके इसका आंसर हमने निकाल लिया है। इसी प्रकार से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस इधर वाले ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 9.7, इसमें हम 3 का जो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये भी आंसर माइनस में आपका आएगा, माइनस आपका आ जाएगा 330। ये इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू, जब हम क्या करेंगे 1179 में से 81 को माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर हमको आंसर मिलेगा -1098। फिर जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसका जो आंसर आपका आएगा 9.7 को हम 330 में से जब माइनस करेंगे तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 320.3। तो ये इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आपका आ गया डेल्टा H इज इक्वल टू, यहां पर आपका है -1098, ये आपका है। और हम क्या करेंगे कि ये ब्रैकेट को हम जैसे हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लेंगे प्लस, आपका होगा 320.3, ये आपका हो गया। और जैसे हम क्या करेंगे कि 1098 में से हम 320.3 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पर डेल्टा H इज इक्वल टू, आपका जो आंसर आ रहा है तो आंसर आपका आ जाएगा -77.7 किलो जूल मोल इनवर्स। तो उस अभिक्रिया की जो एंथैल्पी थी वो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगी। तो ये अभिक्रिया की जो एंथैल्पी हो गई वो आपको याद रखना है कि डेल्टा H इक्वल टू आपका जो आंसर आएगा, जो हमको अभिक्रिया दी थी प्रश्न में, उसका आंसर जो रहेगा कि उसकी एंथैल्पी कितनी आ गई, तो -777.7 किलो जूल मोल इनवर्स है। तो आई होप आप इसको नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है और पेपर में आपको देखने को मिलेगा, तो आप अच्छे से इसको नोट कीजिए और इसकी अच्छी आप तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों से CH3OH
कि मानक विरचन एंथैल्पी ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार ध्यान से देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों से CH3OH जिसको हम बोलते हैं मेथेनॉल की मानक विरचन एंथैल्पी ज्ञात कीजिए। अब हमको 3 रिएक्शन यहाँ पर दे रखी है। पहली रिएक्शन हमको दी है CH3OH प्लस 3/2O2, इससे बन रहा है आपका प्रोडक्ट CO2 प्लस 2H2O, पहली एंथैल्पी। और इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी यानी इसकी जो रिएक्शन एंथैल्पी जो होगी, मतलब इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होती है वो हमको दे रखी है डेल्टा HR नॉट इज इक्वल टू -726 किलो जूल मोल इनवर्स। ये हमको दे रखी है इस अभिक्रिया की रिएक्शन एंथैल्पी की वैल्यू हमको दे रखी है। अब हमको अगला यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है C यानी ग्रेफाइट प्लस O2 से क्या बन रहा है CO2, और इसकी कंबंशन एंथैल्पी डेल्टा HC नॉट इज इक्वल टू हमको दे रखा है -393 किलो जूल मोल इनवर्स। और थर्ड हमको दे रखी है यहाँ पर H2 प्लस 1/2O2 इज इक्वल टू H2O, और इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी हमको दे रखी है डेल्टा HF नॉट इज इक्वल टू -286 किलो जूल मोल इनवर्स। और हमको ये कहा गया कि इसमें जो CH3OH है इसकी मानक विरचन एंथैल्पी हमको निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि जो CH3OH है इसकी एंथैल्पी को हम मान लेते हैं X मान लेते हैं। तो यहां पर हम लेते हैं माना CH3OH की मानक विरचन एंथैल्पी डेल्टा HF इज इक्वल टू X, इसको हम X मान लेते हैं। अब हमको जो रिएक्शन दे रखी है उस रिएक्शन को फिर से हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमको रिएक्शन दे रखी है CH3OH लिक्विड फॉर्म में है प्लस 3/2O2 गैस इज इक्वल टू CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। ये इस प्रकार से हमको रिएक्शन दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो इनकी एंथैल्पी दे रखी है उनकी वैल्यू को हम रख देते हैं। तो देखिए हमको CH3OH की एंथैल्पी को हम निकाल रहे हैं, तो इसकी एंथैल्पी को हमने X माना है। तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा, X हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3/2O2 ऑक्सीजन की जो एंथैल्पी होती है तो उसकी ऑक्सीजन के मानक एंथैल्पी का मान हम जानते हैं कि इसका मान 0 होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो मानक एंथैल्पी होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पर हम लेंगे 3/2 और इसकी एंथैल्पी आ जाएगी 0। तो 3/2 इंटू 0 हम ले लेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर CO2 की जो एंथैल्पी हमको दी है तो हम देख रहे हैं सेकंड वाली जो रिएक्शन आपकी है C प्लस O2 से क्या बन रहा है CO2, और यहाँ पर उसकी एंथैल्पी हमको दे रखी है CO2 की, वो कितनी दे रखी है -393 किलो जूल मोल इनवर्स। तो CO2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी -393 आपकी हो जाएगी, प्लस यहाँ पर हम देखते हैं H2 की एंथैल्पी हमको दे रखी है, H2 की जो एंथैल्पी हमको दे रखी है यहाँ पर, तो H2 प्लस 1/2O2 से क्या बन रहा है आपका H2O बन रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो फॉर्मेशन एंथैल्पी हो गई -286। तो यहाँ पर हम H2 की एंथैल्पी ले लेंगे -286 ले लेंगे, और यहाँ पर 2H2 दिया है तो हम 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से ये हमारी रिएक्शन आपकी हो चुकी है। तो चलिए थोड़ा सा आप इसको, मैं आपको शायद नीचे का नहीं दिख रहा होगा इसमें से, तो थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूं ताकि आप नीचे तक देखकर उसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, बोर्ड को हमने एडजस्ट कर दिया है ताकि आप लोग उसको अच्छे से देख सके और अपनी कॉपी में आप नोट कर लें इसको। तो अब आपको ये सारी स्टेप क्लियर दिख रही होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो अभिक्रिया में ये जो LHS वाला जो साइड होता है ये तो आपका होता है अभिकारक, और जो RHS में जो होता है वो आपका क्या होता है उत्पाद। तो ये वाली जो टर्म्स हमारी रहेगी तो ये आपका रहेगा, इसमें उत्पाद रहेगा आपका, ये आपका उत्पाद हो गया। और ये वाली जो टर्म हमारी रहती है इसको हम बोलते हैं अभिकारक। तो जब भी हमको दो टर्म इस प्रकार से दिखाई दे तो हम एंथैल्पी का फार्मूला जानते हैं। अभी इसके पहले हमने वीडियो में पढ़ा था। तो यहाँ पर हमको जो एंथैल्पी निकालना है उस एंथैल्पी का जो फार्मूला होगा, तो यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ डेल्टा HR नॉट इज इक्वल टू, मतलब रिएक्शन एंथैल्पी का जो फार्मूला होगा तो हम जानते हैं
फार्मूला मैंने भी आपको याद करवाया था इसके पहले वाली वीडियो में, उत्पाद की कुल एंथैल्पी माइनस अभिकारक की कुल एंथैल्पी। तो वही फार्मूला यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूं। तो डेल्टा HR यहाँ पर हम लिखेंगे उत्पाद की कुल एंथैल्पी, उत्पाद की कुल एंथैल्पी माइनस, अब यहां पर आएगा अभिकारक की कुल एंथैल्पी। तो यहां पर हम ले रहे हैं अभिकारक की कुल एंथैल्पी। इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, उत्पाद की कुल एंथैल्पी की वैल्यू रख देंगे और अभिकारक की कुल एंथैल्पी कितनी है उसकी वैल्यू रखकर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप एक काम करें, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। हम आगे इसकी स्टेप बहुत जल्दी करने जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसकी अगली स्टेप करेंगे। तो चलिए हम आगे इसको फार्मूले में इनकी वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेल्टा HR की वैल्यू जो हमको यहाँ प्रश्न में दी हुई है, तो डेल्टा HR की वैल्यू हमको दे रखी है -7286 आपको दे रखी है। तो यहाँ पे डेल्टा HR की वैल्यू हम पहले लिख देंगे। तो ये आपकी वैल्यू हो गई -726, ये आपकी डेल्टा HR की वैल्यू हमने पुट कर दी, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमको दे दिया है उत्पाद की कुल एंथैल्पी। तो उत्पाद हमारा क्या है, तो ये उत्पाद की कुल एंथैल्पी हमने यहाँ पे निकाल ली है। तो उत्पाद की एंथैल्पी आपकी हो जाएगी, ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, -393 आपकी हो गई, प्लस यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में -286, ये हमारी हो गई उत्पाद की कुल एंथैल्पी हमने निकाल ली है। माइनस हम देखते हैं अभिकारक की कुल एंथैल्पी कितनी हो गई, तो 3/2 इंटू 0, ये टर्म तो 0 हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा यहाँ पर। तो माइनस में यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, x आपका आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं -726 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा आ गया -393 आपका आ गया। हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर जो आ जाएगा वो 572 आपका आ जाएगा, माइनस आपका क्या हो गया x। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आगे करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, जब इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 393 -572, तो दोनों माइनस के जब ये प्लस होंगे, जुड़ जाएंगे दोनों, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -726 इज इक्वल टू, इन दोनों को जब हम सम करेंगे, इनका जब दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर इसका जो आंसर आएगा -965 x, ये इस प्रकार से आपका आंसर आ गया है आपका। अब आपको यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालना है, तो हम क्या करते हैं, x -s को इस तरफ ले आते हैं और -726 उस तरफ चला जाएगा। तो जब इसकी हम वैल्यू निकालते हैं x की, तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 726 माइनस आपका हो जाएगा 965, और x इज इक्वल टू, जब हम क्या करेंगे 726 में से 965 को हम जब माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर इसका आंसर आपका आ जाएगा -239। ये इस प्रकार से हमने x की वैल्यू निकाल ली है, और x की जो वैल्यू है वही आपकी CH3OH की विरचन एंथैल्पी है। तो हम यहां लिख सकते हैं, अतः CH3OH की मानक विरचन एंथैल्पी डेल्टा HF इज इक्वल टू, कितनी होगी इसकी एंथैल्पी, तो ये आपकी हो जाएगी -239 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये इस प्रकार से आपका प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। तो ये हम इस प्रकार से एंथैल्पी को निकाल सकते हैं। तो आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे, अच्छे से आप नोट कीजिए और प्रैक्टिस करना, ताकि आने वाले पेपर में इस तरह के जब सवाल आएंगे तो आपसे बने पेपर में इन सवालों को अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हम लेकर आ रहे हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, हेंस का नियम, है ना, हेंस का नियम उदाहरण देकर समझाइए। तो हेंस ने क्या नियम बताया था, कि हेंस ने नियम ये बताया था, इसको मैं समझा रहा हूं आपको। तो यदि हमारे पास क्या है, एक पदार्थ A है और A का परिवर्तन करके हम इसको B में परिवर्तित करना है, यानी हमको क्या करना है, जब A का परिवर्तन हम B में करेंगे तो यहाँ पर हमको ऊष्मा की मात्रा, क्योंकि हमको जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो या तो ऊष्मा उत्पन्न होती है या फिर ऊष्मा अवशोषित होती है। तो जब A का B में हम परिवर्तन करेंगे, ये एक विधि हमारे पास हो गई जिससे हम A का परिवर्तन B में कर रहे हैं। तो जब A का परिवर्तन हम B में करेंगे तो माना कि उसमें
ऊष्मा की मात्रा जो हमको प्राप्त हुई वो कितनी हुई, वो Q प्राप्त हुई। तो यहाँ पर जब A से B में परिवर्तन होता है तो उत्पन्न या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा कितनी हुई, वो Q हो गई। अब अगर हम एक काम करें कि A से B का परिवर्तन हम दो विधि द्वारा करें, यानी हम इस प्रकार से करें कि A का परिवर्तन तो पहले हम कर ले C में और C का परिवर्तन करें फिर B में, यानी ये दूसरी विधि हो गई। परिवर्तन की दो विधियां हो गई। हम A से B का परिवर्तन सीधे एक विधि द्वारा भी कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि पहले A का परिवर्तन हम C में करते हैं और C का परिवर्तन हम B में करते हैं। तो जब A का परिवर्तन C में करेंगे तो यहाँ पर ऊष्मा की मात्रा हमको मिल रही है Q1, और जब C का परिवर्तन हम B में करेंगे तो यहाँ पर ऊष्मा की मात्रा मिलेगी हमको Q2। तो जब दो हमारे सामने विधियां हैं, A से B वाली विधि या फिर विधि A से C में परिवर्तन हुआ और C से B में हुआ, तो यहाँ पर कुल ऊष्मा की मात्राएं बराबर होती है। यानी हम बोल सकते हैं कि Q बराबर किसके होगा, तो ये बराबर होगा आपको Q1 प्लस Q2 के। यही हेंस का नियम है। तो हेंस ने नियम में क्या बताया, इस नियम को आप ध्यान से सुनकर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यदि कोई रासायनिक परिवर्तन दो या दो से अधिक विधियों द्वारा संपन्न होता है, रिपीट कर रहा हूं मैं, यदि कोई रासायनिक परिवर्तन दो या दो से अधिक विधियों द्वारा संपन्न होता है तो संपूर्ण परिवर्तन में उत्पन्न या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा समान होती है, चाहे परिवर्तन किसी भी विधि द्वारा किया गया हो। हमने यहाँ पे देखा कि अगर परिवर्तन A से B में हो रहा है तो ऊष्मा कितनी मिल रही है, Q मिल रही है, या फिर परिवर्तन हमारा A से C में हो या C का परिवर्तन P में हो तो यहाँ ऊष्मा कितनी मिली, यहाँ Q1 मिली, यहाँ कितनी मिली, Q2 मिली, पर इन दोनों का योगफल बराबर किसके हो जाता है, Q के बराबर होता है। तो यही हेंस का नियम है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका एक उदाहरण देकर हम समझते हैं इसको कि नियम क्या है। तो हम इसका उदाहरण ले रहे हैं। उदाहरण इस प्रकार से आपका आएगा। तो पहली विधि में अपन देखते हैं कि पहली विधि यह है कि यदि हम क्या करें कि कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो यहाँ पर हम लेते हैं कि C प्लस O2 जब इनकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपका CO2 बनेगा। और जब CO2 बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एंथैल्पी में जो परिवर्तन हुआ है यानी डेल्टा H इज इक्वल टू आपका जो आएगा, तो यहाँ पर आपका आता है -94.3 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर आप समझिए इसको, C प्लस O2 यहां से जब इसका परिवर्तन होगा तो यहाँ पर कौन सी गैस बनेगी, CO2 गैस बनेगी। जब CO2 गैस बनेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा कि एंथैल्पी में जो परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ, -94.3 किलो कैलोरी। ये परिवर्तन यहाँ पर होता है, जो कि हमने क्या करा है, कार्बन को सीधे जलाकर CO2 में परिवर्तित किया है। तो जब हम कार्बन को सीधे जलाकर CO2 में परिवर्तित करते हैं तो हमको एंथैल्पी कितनी प्राप्त होगी, तो एंथैल्पी हमको प्राप्त होगी -94.3 किलो कैलोरी, इतनी हमको प्राप्त होगी। लेकिन अगर यही पद को हम दो तरीके से करें, यानी हम इसकी दूसरी विधि को देखें, तो दूसरी विधि यह हो सकती है इसकी कि हम क्या करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं कि जब कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ हम कराते हैं, हाफ O2 अपन ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपका यहाँ पे CO बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी तो यहाँ पर इसकी एंथैल्पी आ जाएगी डेल्टा H1 इज इक्वल टू कितनी आ गई आपकी, 26 आ गई, -26 आपकी एंथैल्पी यहाँ पर आएगी। तो ये एक पद तो ये हो गया। अब यहाँ पर फिर क्या होता है कि जो CO है उसकी रिएक्शन फिर हम कराते हैं हाफ O2 के साथ, हम फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो ये दोनों रिएक्शन करके फिर क्या बनाते हैं, तो फिर ये बनाते हैं CO2, और यहाँ पर इसकी जो एंथैल्पी आएगी डेल्टा H2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर इसकी एंथैल्पी हमको प्राप्त होगी -68। ठीक है, थोड़ा सा मैं बोर्ड को एडजस्ट कर देता हूं ताकि आप इसको आराम से देखकर नोट कर सके। तो थोड़ा आप इसको नोट कर लीजिए। फिर से मैं हेंस के नियम के उदाहरण को फिर से आपको समझा रहा हूं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम कार्बन की दहन क्रिया को देख रहे हैं। तो जब कार्बन को हम सीधे जलाएंगे तो वहां पर CO2 गैस बनेगी और वहां एंथैल्पी कुल हमको कितनी मिलेगी, तो वहां पर एंथैल्पी हमको मिलेगी डेल्टा H इक्वल टू -94.3 किलो कैलोरी, इतनी आपको मिलेगी। लेकिन यही अभिक्रिया को हम दो विधियों द्वारा करवाए ना, दो स्टेप में, दो पदों में अगर ये क्रिया होती है तो पहले पद में क्या हो कि अगर कार्बन की रिएक्शन होगी O2 के साथ तो CO गैस बनती है और यहां पर उसकी एंथैल्पी हमको मिलेगी -26 किलो कैलोरी। ये एक पद आपका हो गया, हमको इसको पॉइंट ए हम बोल देते हैं, ये पॉइंट बी आपका हो गया।
अब यहाँ पे क्या होगा कि जो CO गैस आपकी बनेगी उसकी अगेन रिएक्शन होगी हाफ O2 के साथ, तो यहाँ पे CO2 गैस बनेगी और यहाँ एंथैल्पी हमको मिलेगी डेल्टा H2 इज इक्वल टू -68 किलो कैलोरी। अब हम इनका टोटल करेंगे तो टोटल आपकी एंथैल्पी निकल के आ जाएगी डेल्टा H इक्वल टू, जब हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल आपकी एंथैल्पी कितनी आ जाएगी, तो एंथैल्पी आपकी आ जाएगी -94 किलो कैलोरी। अब हम देखें कि जब हमने मैंने पहली विधि द्वारा इस रिएक्शन को करा था तो वहां एंथैल्पी कितनी मिली, -94.3 कैलोरी आपको मिली थी, किलो कैलोरी आपको मिली थी। और यहां पर हम देख रहे हैं कि जब दो पदों द्वारा हमने इसको किया तो डेल्टा H की वैल्यू कितनी हमको मिली है, तो ये -94 किलो कैलोरी हमको मिली है। सिर्फ यहाँ त्रुटि कितनी हुई है, तो यहाँ पर जो त्रुटि आपकी हो रही है, यहाँ पर आपकी जो त्रुटि हमको मिली वो कितनी मिली, 0.3 की जो त्रुटि हमको मिल रही है वो किसी प्रयोग के कारण त्रुटि आपकी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हेन्स के नियम की पुष्टि हो चुकी है कि हम चाहे कोई परिवर्तन एक विधि द्वारा करें या दो विधि द्वारा करें, संपूर्ण परिवर्तन में उत्पन्न या अवशोषित उष्मा की मात्रा का मान समान होता है। तो आप ये हेन्स के नियम को अच्छे से पढ़ के याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है आपका परीक्षा के लिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, व्युत्पत्ति कीजिए डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। इस समीकरण की व्युत्पत्ति हमको करना है। तो देखो किस प्रकार से हम इसकी व्युत्पत्ति करेंगे। तो इसको हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर हम क्या करते हैं, स्थिर दाब P व ताप T पर हम एक निकाय को लेते हैं। तो हमारे पास एक निकाय इस प्रकार से बना हुआ है, हमारे पास ये हमारा एक निकाय हो गया, इसके ऊपर ये जो पिस्टन आपका लगा हुआ है ये पिस्टन आपका हो गया आपका, और इसका जो दाब हो गया दाब P इसका स्थिर रहेगा यहाँ पर, और ताप भी क्या है, स्थिर है। तो ये निकाय की हम ले रहे हैं प्रथम स्थिति अपन ले रहे हैं। तो निकाय की कौन सी स्थिति हो गई, तो ये इसकी निकाय की प्रथम स्थिति हो गई, और निकाय की हम दूसरी स्थिति को लेंगे तो ये निकाय की दूसरी स्थिति आपकी हो गई। इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है जिससे हम दाब आरोपित करते हैं, तो ये आपका पिस्टन हो गया जिससे स्थिर दाब यहाँ पे आरोपित है। और ये निकाय की कौन सी स्थिति हो गई, तो ये निकाय की द्वितीय स्थिति आपके सामने है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये निकाय जिसकी प्रथम स्थिति ये है और उसकी द्वितीय स्थिति इस प्रकार से है। इस प्रथम स्थिति में इसके अंदर एक गैस भरी हुई है, तो इसके अंदर जो गैस है वो N1 मोल गैस है इसके अंदर। इस गैस का जो आयतन हो गया वो हो गया आपका V1, और इसकी आंतरिक ऊर्जा हो गई U1, और इसकी जो एंथैल्पी है पहली स्थिति में जो इसकी एंथैल्पी आएगी वो आएगी आपकी H1। इसी प्रकार से द्वितीय स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर जो गैस अपन ले रहे हैं वो है N2 मोल गैस आपकी है, N2 मोल गैस यहाँ पर हम ले रहे हैं, और यहाँ पर इस गैस का जो आयतन होगा वो आपका हो जाएगा V2। गैस का जो आयतन है वो कितना है, V2 है। इसकी जो आंतरिक ऊर्जा होगी वो U2 होगी, और इसकी एंथैल्पी हो जाएगी H2। इस प्रकार से हमने इस निकाय को समझ लिया। तो निकाय की दो स्थिति आप लोग देख रहे हैं। प्रथम स्थिति में N1 मोल गैस इसमें निकाय में है, एंथैल्पी H1 है, आंतरिक ऊर्जा U1 है, और आयतन कितना है, V1 है। द्वितीय स्थिति में N2 मोल गैस अपन लेंगे और इसकी एंथैल्पी कितनी होगी, H2। यहाँ पर इसका आयतन होगा V2 और आंतरिक ऊर्जा कितनी होगी, U2 हो जाएगी। तो हमको एंथैल्पी का सूत्र मालूम है, तो हम यहाँ लिखते हैं एंथैल्पी का सूत्र याद होना चाहिए आपको। तो एंथैल्पी का सूत्र आपका होता है, तो ये आपका हो गया डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये आपका एंथैल्पी का सूत्र होता है ना। तो ये आप सूत्र को याद रखना कि जो आपका सूत्र है वो डेल्टा H इक्वल टू आपका अगर हम परिवर्तन को नहीं ले तो फिर से मैं सूत्र को करेक्ट कर देता हूं। देखिए क्या सूत्र आपका होगा। अभी हम परिवर्तन को तो निकालना है, तो एंथैल्पी का जो सूत्र आपका होगा वो आपका होगा H इक्वल टू आपका होगा U प्लस PV। ये एंथैल्पी का सूत्र आपका है। अब इस एंथैल्पी सूत्र से प्रथम स्थिति में परिवर्तन क्या होगा और द्वितीय स्थिति में परिवर्तन क्या होगा, उस परिवर्तन को हम निकालते हैं। तो यहां लिखते हैं हम
प्रथम स्थिति में तो प्रथम स्थिति में क्या होगा, तो यहां पर आपका होगा H1 इज इक्वल टू आपका होगा U1 प्लस आपका होगा PV1। क्योंकि दाब यहाँ पे स्थिर हमने माना है तो इसलिए यहाँ पे हम PV1 लेंगे। इसी प्रकार से द्वितीय स्थिति में परिवर्तन जो आपका होगा द्वितीय स्थिति में आपका हो जाएगा सूत्र H2 बराबर आपका होगा U2 प्लस आपका होगा यहाँ पे PV2। इस प्रकार से हमने दो स्थिति यहाँ पर ले ली है। अब हम क्या करेंगे कि द्वितीय स्थिति में से हम प्रथम स्थिति को माइनस करेंगे। तो यहां पर हमने लिखा द्वितीय स्थिति माइनस प्रथम स्थिति। तो द्वितीय स्थिति में से हम क्या कर रहे हैं, प्रथम स्थिति को माइनस करेंगे। तो क्या करना है आपको, इसके LHS में से LHS को माइनस करेंगे और RHS में हम RHS को माइनस करेंगे। तो हम जब LHS में से LHS को माइनस करेंगे तो यहाँ LHS में क्या है H2 माइनस H1। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा H2 माइनस H1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा जब RHS को देखेंगे अपन तो यहाँ पे होगा U2 माइनस U1। तो U2 माइनस आपका U1 हो गया प्लस यहाँ पर हम क्या करते हैं P को कॉमन ले लेते हैं। तो P कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या आएगा आपका V2 माइनस V1। ये आपकी स्टेप हो गई। अब देखो जो इनका डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हम डेल्टा से शो करते हैं। तो H2 माइनस H1 यानी क्या हो गया आपका, तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू U2 माइनस U1 को हम क्या बोल सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा U प्लस P को लिखेंगे। अब ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है V2 माइनस V1। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो आपका हो जाएगा डेल्टा V। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हम आगे इसको करेंगे, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं। इस प्रश्न को आपको ध्यान से समझना है और इस वीडियो को आपको जरा भी स्किप नहीं करना है। अगर आप इसको स्किप करेंगे तो आपको हो सकता है स्टेप समझ में नहीं आए। तो आप क्या करें कि इसको स्किप ना करें और ध्यान से इस वीडियो को आपको वॉच करना है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आने वाली परीक्षा के लिए। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो जरूर ही इसका फायदा आपको परीक्षा में मिलने वाला है। यहाँ तक मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि निकाय की प्रथम स्थिति में एंथैल्पी H1 है, आंतरिक ऊर्जा U1 है और आयतन इसका V1 है। इसमें N1 मोल गैस यहाँ पर हम ले रहे हैं। द्वितीय स्थिति में एंथैल्पी H2 हो जाएगी, आयतन V2 है और उसकी आंतरिक ऊर्जा U2 है और हम N2 मोल गैस यहाँ पर ले रहे हैं। अब हमने लिखा एंथैल्पी का जो फार्मूला है वो लिखा। एंथैल्पी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, H बराबर U प्लस PV। इसी सूत्र का उपयोग करके प्रथम स्थिति में हम निकालेंगे H1 की वैल्यू। तो H1 बराबर क्या होगा U1 प्लस PV1। ये आपने प्रथम स्थिति में H1 की वैल्यू निकाली। अब इसी प्रकार से द्वितीय स्थिति में H2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो H2 बराबर क्या होगा U2 प्लस PV2 आपका होगा। क्योंकि यहाँ पर दाब स्थिर बना हुआ है इसलिए हम यहाँ पे P1 P2 को यूज नहीं करेंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे हम, ये प्रथम स्थिति में H1 की वैल्यू आ गई और द्वितीय स्थिति में H2 की वैल्यू आपके सामने आ गई। तो हम क्या करेंगे, द्वितीय स्थिति में से प्रथम स्थिति को माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए क्या करते हैं हम कि LHS में से LHS को माइनस करेंगे और RHS में से हम RHS को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर LHS में देखो क्या है H2 माइनस H1। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका H2 माइनस H1। ये LHS को माइनस किया। इसी प्रकार से जब हम RHS को देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका U2 माइनस U1 प्लस हमने P को कॉमन ले लिया है, ब्रैकेट में क्या आएगा V2 माइनस V1। ये वाली स्टेप आपकी हो गई। इसके बाद हम इसके डिफरेंस को डेल्टा से शो करते हैं। तो H2 माइनस H1 मतलब डेल्टा H हो गया इज इक्वल टू U2 माइनस U1 डेल्टा U आपका हो गया प्लस P V2 माइनस V1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा V। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। हम आगे इसको समझते हैं। तो ठीक है, इक्वेशन 1 तक आपने इसको समझ लिया था। अब हम इसको आगे करेंगे। तो आगे हम ले रहे हैं आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण से तो वो समीकरण आपको याद होगी। तो आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, तो वो समीकरण आपकी होती है PV इज इक्वल टू nRT। ये होती है आपकी आदर्श गैस समीकरण। तो जब हम इसको प्रथम स्थिति में लेंगे तो प्रथम स्थिति में समीकरण क्या होगी, तो प्रथम स्थिति में अब समीकरण आपकी हो जाएगी। तो चूंकि यहाँ पे दाब स्थिर है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा PV1 इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा N1RT।
ये आपकी प्रथम स्थिति में समीकरण होगी, क्योंकि हमने ताप और दाब को स्थिर माना है, तो यहाँ पर P भी स्थिर आपका रहेगा और T भी आपका क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। और क्योंकि R यहाँ पर क्या है, वो गैस नियतांक है, तो वो भी क्या रहेगा, स्थिर आपका रहेगा। इसी प्रकार से हम द्वितीय स्थिति में लेंगे उसको, तो द्वितीय स्थिति में सूत्र क्या होगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा PV2 इज इक्वल टू आपका हो गया N2RT। अब हम क्या करेंगे, वापस हम द्वितीय स्थिति में से प्रथम स्थिति को फिर से हम माइनस करेंगे, तो यहां पर हम लिखते हैं द्वितीय स्थिति माइनस प्रथम स्थिति। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो फिर से क्या होगा, LHS में से हम LHS को माइनस करेंगे और RHS में हम क्या करेंगे, RHS को माइनस करेंगे। तो देखो LHS में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको द्वितीय स्थिति में दिया है PV2 माइनस हो जाएगा PV1, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें से P को कॉमन ले लेते हैं। तो हमने P को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आएगा आपका V2 माइनस V1 आपका आएगा इज इक्वल टू, इसी प्रकार से यहाँ पे N2 माइनस N1 होगा और RT को हम कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आपका आ जाएगा N2 माइनस N1 और हमने क्या करा है, RT को कॉमन ले लिया है। लेकिन हम ये जानते हैं कि इनके डिफरेंस को हम डेल्टा से शो करते हैं, तो V2 माइनस V1 क्या होगा, डेल्टा V आपका होगा। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं P डेल्टा V इज इक्वल टू, इसको भी हम लिख सकते हैं N2 माइनस N1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा N, और यहाँ पे क्या होगा आपका RT आपका हो जाएगा। समीकरण नंबर आपकी 2 हो गई। अब क्या करना है आपको, तो क्योंकि समीकरण 2 आपकी यहाँ आ चुकी है और ये समीकरण एक हमने पहले बना ली थी, तो क्या करेंगे हम, जो P डेल्टा V की वैल्यू हो, जो वैल्यू यहाँ पर होगी, यहाँ पर P डेल्टा V की जो वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो समीकरण 2 का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, ये वैल्यू को हम करेंगे, इक्वेशन 2 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम इसका मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 को फिर से हम लिखते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू आपका आ गया यहाँ पे डेल्टा U प्लस आपका यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है P डेल्टा V, और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली इसकी वैल्यू हमने, तो P डेल्टा V की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा NRT। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आपका रहेगा डेल्टा NRT। और यही सूत्र हमको सिद्ध करना था, इसी को हमको प्रूफ करने के लिए कहा था। तो हमारा सूत्र यहाँ पर आ चुका है, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हो सकता है परीक्षा में आपको आने वाले हैं, और निश्चित ही इसमें से एक प्रश्न आपको आने के चांस ज्यादा रहेंगे परीक्षा में। अपने स्कूल के सारे फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करना और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करना, और परीक्षा में ये सारे प्रश्नों को अच्छे से आप करके आना। मिलते हैं बहुत जल्दी, हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, तो इसको अच्छे से आप वॉच कीजिए और अच्छी तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट सभी को। चलिए हम अगला क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपको पेपर में आता है वो आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करने के लिए आता है। तो यहाँ पर हम उसके नियमों को देख लेते हैं कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण संतुलित करने के नियम क्या है। तो देखिए, जो भी नियम है उनको मैं जो बता रहा हूँ आप उसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आपको ये नियम याद रहेंगे तो ही आप अगले क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दी है आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण संतुलित करने के नियम। अब पहला नियम क्या है, आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपको जो समीकरण दी है वो अणु के रूप में दी है या आयनों के रूप में दी है। अगर आपको समीकरण अणु के रूप में दी है तो आप क्या करेंगे, उसको आयनों के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। तो पहला नियम आपका हो गया, आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में परिवर्तित करते हैं। दूसरा नियम, ऑक्सीकरण वो अपचयन अभिक्रिया को अलग अलग लिख लेते हैं। समीकरण के अंदर ये देखो, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है और रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। तो आपको क्या करना है, ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया को अलग लिखना है और अपचयन वाली अभिक्रिया को अलग लिखना है। लेकिन अलग लिखते समय अगर अभिक्रिया में H प्लस है, OH माइनस है और H2O है तो उनको नहीं लिखा जाता है, क्योंकि वो तो समीकरण में अपने आप बन जाते हैं। इसलिए आपको उसमें H, OH और H2O को नहीं लिखना है। सिर्फ आपको ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को लिखना है। उसमें क्या नहीं आपको लिखना है, तो आपको H को नहीं लिखना है, OH को नहीं लिखना और H2O को नहीं लिखना है। तीसरा नियम आपका रहेगा,
कि O और H को छोड़कर यानी ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो शेष तत्व है वो संतुलित कर लिए जाएंगे। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट नियम आपका है, ऑक्सीजन को H2O से तथा हाइड्रोजन को H+ से संतुलित करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका नियम है। अगर हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन को हम H2O से बैलेंस करते हैं, और अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो उसको हम बैलेंस करेंगे H+ से। तो ये आपका नियम नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आपने। पांचवा नियम, आवेश को इलेक्ट्रॉन से संतुलित करते हैं। तो जो आवेश होगा उसको हम किससे संतुलित करेंगे? इलेक्ट्रॉन से संतुलित करेंगे। जैसे अगर मान लो कि आपके पास +1 आवेश आपके पास है, तो +1 आवेश को संतुलित करने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो इसमें क्या करेंगे, आप प्लस कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को प्लस कर देंगे, तो ये दोनों क्या हो गए, बैलेंस आपके हो गए। तो इसलिए आवेश को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के द्वारा संतुलित करते हैं। छठा नियम आपका, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में, तो दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करके उन्हें जोड़ देते हैं। यानी दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करने के बाद उनको क्या करना है, आपको जोड़ना है। सातवां नियम आपका, क्षारीय माध्यम के लिए, अगर आपको क्षारीय माध्यम में समीकरण को बनाना है तो क्या करेंगे हम, तो क्षारीय माध्यम के लिए दोनों ओर H+ के बराबर OH- को जोड़ देते हैं। अगर उसमें जितने H+ होंगे उस H+ के बराबर आपको क्या करना है कि दोनों तरफ यानी LHS और RHS दोनों में उतने ही OH आपको जोड़ना है। अगर जैसे मान लो आपके 4 H+ हैं तो आपको 4 OH- दोनों साइड क्या करना होंगे, जोड़ना होंगे, तब वो समीकरण क्या होगी, क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाएगी। अगर आपकी समीकरण H+ में है तो वो अम्लीय माध्यम में रहेगी, और अगर वो OH में आ गई तो क्षारीय माध्यम में रहेगी। उसका एक विशेष नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि समीकरण में H+ है तो समीकरण अम्लीय माध्यम में है। ध्यान रखना आपने कि अगर आपकी जो समीकरण है वो H+ है तो किस माध्यम में है, अम्लीय माध्यम में, तथा यदि समीकरण में OH- है तो समीकरण क्षारीय माध्यम में होगी। ये आपके कुछ नियम है, इन सातों नियमों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चनों को करेंगे तभी आपको वो समझ में आएंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए और ये नियमों को अच्छे से आपको लर्न करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा निम्न रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। तो हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, हम समीकरण को संतुलित करने की आयन इलेक्ट्रॉन विधि हम पढ़ रहे हैं, और अभी हमने इसके पहले इसके नियम को समझा था। उसी नियमों का उपयोग करके हम समीकरण को संतुलित करेंगे। तो आपको पहली समीकरण दी है, यानी ए वाली जो समीकरण आपको दी है वो इस प्रकार से है, MnO4- प्लस I- इज इक्वल टू MnO2 प्लस I2, और इसको हमको संतुलित करना है क्षारीय माध्यम के लिए। दूसरी समीकरण आपको दे रखी है, बी वाली आपको दे रखी है, H2O प्लस Fe2 प्लस इज इक्वल टू Fe3 प्लस H2O, और इसको हमको संतुलित करना है अम्लीय माध्यम में। तो पहले अपन क्या करते हैं कि पहले वाला जो क्वेश्चन है, ए वाला जो क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। तो देखो पहला नियम मैंने आपको बताया था कि आणविक अभिक्रिया को आयनिक अभिक्रिया के रूप में लिखते हैं। तो अब आप ये देखो कि जो पहले वाली आपकी अभिक्रिया है उसमें आपको क्या दिख रहे हैं, अणु दिख रहे हैं या आपको इसमें आयन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे MnO4- ये माइनस आयन, I- ये माइनस आयन, यानी ये आयनों के रूप में तो पहले ही हमको समीकरण दे रखी है। तो हमको क्या करना है, इसको आयनों में परिवर्तित नहीं करना है। पहला काम तो हमारा हो चुका है कि आपको जो समीकरण दी है आप वैसे के वैसे समीकरण को आप लिख दीजिए। तो पहला नियम हम उपयोग कर रहे हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है वो ये है कि हमको समीकरण को आयनिक रूप में लिखना था, तो चूंकि आयन में ही समीकरण हमको दे रखी है तो हम ऐसे उसको एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा MnO4- क्योंकि जलीय होता है तो ये एक्वस हम ले रहे हैं, प्लस यहाँ पे लिखेंगे I- एक्वस आपका हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लेंगे MnO2, ये सॉलिड आपका है, प्लस आपका I2, ये भी आपका क्या है, सॉलिड है। तो ये आपको अभिक्रिया हमने आयनिक रूप में लिख दी, जो कि हमको पहले ही आयनिक रूप में दी थी, तो हमने इसको आयनिक रूप में परिवर्तित नहीं किया, वैसे वैसे इसको हमने लिख दिया है। अब दूसरा नियम ये था कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को अलग अलग लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन वाली अभिक्रिया को अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान देना आपने कि जो MnO4 जो है इस वाले पद को हम क्या करेंगे, MnO2 के बराबर करेंगे। यानी ये क्या होगा कि
ये वाली अभिक्रिया इसके बराबर होगी, और यहां पर जो आपको दिख रहा है I माइनस, तो ये वाली जो अभिक्रिया है वो I2 के बराबर होगी, यानी इनको बराबर करके हमको लिखना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे उसको। तो MnO4 को किसके बराबर लिखना है, MnO2 के बराबर लिखना है, और I माइनस बराबर किसके होगा, तो वो बराबर होगा I2 के। इसे दो अभिक्रिया आपकी अलग अलग हो जाएगी, जिसमें एक ऑक्सीकरण की होगी और एक अपचयन की होगी। तो दूसरा नियम अपन लगाते हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे MnO4 माइनस, इसको हम बराबर लिख देते हैं। तो किसके बराबर हम लिखेंगे, तो इसको हम बराबर लिखेंगे MnO2 के बराबर हम इसको लिखेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये MnO4 माइनस बराबर किसके हो गया, MnO2 के बराबर। तो एक अभिक्रिया को हम इस प्रकार से लिख देंगे, दूसरी अभिक्रिया में दूसरा हम किसको बराबर करेंगे, तो जो I माइनस है वो बराबर किसके होगा, I2 के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं I माइनस, ये आपका बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो ये बराबर हो जाएगा आपके I2 के। तो हमने नियम के हिसाब से दोनों अभिक्रिया को अलग अलग हमने लिख लिया है। अब आगे जो तीसरा नियम आपका था वो ये था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। तो सिर्फ हमको किसको संतुलित अभी नहीं करना है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित हम नहीं करेंगे, उसके अलावा जो भी तत्व है उनको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑक्सीजन को छोड़ने के बाद क्या बचा है, Mn। तो Mn इधर एक है और इधर भी Mn क्या है, एक है, यानी मैग्नीज दोनों तरफ बराबर है। तो इधर भी एक Mn है और इधर भी एक Mn है, तो Mn संतुलित है, उसको संतुलित करने की आवश्यकता हमको नहीं है, वो ऑटोमेटिक बैलेंस है। अब हम देखते हैं नीचे वाले समीकरण में। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है I माइनस, और यहाँ क्या दिया हुआ है, I2 आपको दिया हुआ है, ये अनबैलेंस है। यहाँ पे एक आयोडीन है और यहाँ पे दो आयोडीन है, तो इनको बैलेंस करने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ 2 लगा देंगे, तो ये आपका 2I माइनस हो गया। ठीक है, ध्यान से आप समझना उसको, क्योंकि ये तभी समझ में आपको आएगा कि जब पूरे ध्यान से आप कंसंट्रेट होकर आप पढ़ेंगे तभी इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आई होप आप समझ गए कि हमने यहाँ पे जो नियम था वो लगा दिया यहाँ पे कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो बाकी तत्व थे उनको हमने संतुलित कर लिया है। जैसे यहाँ पे Mn एक ही था तो हमने इसको बैलेंस ही था ये ऑटोमेटिक, और यहाँ पर क्या था, आयोडीन 2 थे, तो यहाँ पे 2 लगाकर हम इसको बैलेंस कर लेंगे। अब आपका जो नियम नंबर 4 था वो ये था कि ऑक्सीजन को H2O से संतुलित करते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजन को किससे संतुलित करते हैं, H2O से संतुलित करते हैं, और हाइड्रोजन को H+ से क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इधर कितने आपके ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन हैं। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम H2 को प्लस कर देते हैं इधर। तो यहाँ प्लस किया हमने किसको, 2H2O, तो हम यहाँ 2H2O को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब 2H2O को प्लस करेंगे तो यहाँ देखो 4 ऑक्सीजन है, 2 यहाँ हमको मिल रहे हैं और 2 यहाँ से हमको मिल जाएंगे, यानी आपका जो ऑक्सीजन है वो H2O से क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। इसी में फिर हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन को H+ से संतुलित करते हैं। तो अपन देखते हैं हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं 2 2 4 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन किससे बैलेंस होगा, तो हाइड्रोजन बैलेंस होगा H+ से। तो कितने हाइड्रोजन है हमको जोड़ना है, तो यहाँ 2 2 4 आपके हाइड्रोजन हो गए। तो हम इस तरफ क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 4 हाइड्रोजन को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो ये हमने क्या किया, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया है। अब इसके बाद अगला जो नियम आपका था, तो अगला नियम क्या था, अगला नियम ये था कि आवेश को इलेक्ट्रॉन से संतुलित करते हैं। तो अब हमको आवेश को देखना पड़ेगा कि वहां आवेश कितना हो रहा है। तो हम यहाँ पर देखें तो देखो इधर हम देखते हैं कि ये आपका RHS जो है, ऊपर वाले समीकरण का जो RHS है वहां पे कोई आवेश नहीं है। तो उधर का आवेश कितना है, तो इधर का जो आवेश है वो आपका 0 है, इधर कोई आवेश नहीं है आपका। और इधर हम आवेश को देखें तो इधर कितना हो गया, ये आपका +4, तो 4 पॉजिटिव, यानी आपका धनावेश कितना हो गया, आपका 4 हो गया, और नेगेटिव कितना हो गया, 1 हो गया। यानी 4 में से हम 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, तो आपका बचेगा 3 प्लस के 3 आपके बचेंगे। अब इधर का कुल आवेश कितना है, प्लस का 3, और इधर का आवेश क्या है, इधर कोई आवेश ही नहीं है, तो इधर का आवेश कितना है, 0 है। अब ये दोनों बैलेंस कैसे होंगे, अगर +3 को 0 से बैलेंस करना है तो क्या करना होगा, तो +3 को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं माइनस के, उसको हम ऐड कर देंगे। तो ये माइनस के 3 इलेक्ट्रॉन इस प्लस के 3 को रिड्यूस करके 0 के इक्वल कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी दोनों आवेश क्या हो गए, आपके बराबर हो गए। तो क्या करना होगा यहाँ पर, तो इस तरफ हमको, इस तरफ यानी जहां पे आपका आवेश ज्यादा है उस तरफ हम क्या करेंगे, माइनस के
मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे आपके, 3 इलेक्ट्रॉन जो माइनस वाले होते हैं उनको प्लस कर देंगे, तो यहां पर आपका होगा प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। इसको हमने क्या किया है, प्लस कर लिया है। आई होप आपको स्टेप समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार आप समझें। हमने देखा LHS में आवेश कितना हो रहा है, तो प्लस का 4 माइनस का 1, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, प्लस का 3। इधर का चार्ज कितना आ रहा है, प्लस 3 आ रहा है। इधर कोई चार्ज नहीं, तो इधर का चार्ज कितना है, तो इधर का चार्ज यानी इधर का आवेश आपका 0 हो गया। तो आप क्या करेंगे, इस प्लस 3 को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इस प्लस 3 को रिड्यूस कर देंगे और इसका आंसर क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने प्लस 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जोड़ दिए हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसको। इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरे वाली अभिक्रिया में, तो इधर का आवेश कितना है, तो इधर का आवेश आपका है माइनस के 2 और इधर का जो आवेश है वो कितना है आपका, वो अभी 0 है। अब इन दोनों को बैलेंस करना, तो इन दोनों को बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, तो देखो -2 ये छोटा है और 0 क्या है, बड़ा है। तो जहां आवेश ज्यादा होगा उस तरफ हम क्या कर देंगे, इधर हम 2 इलेक्ट्रॉन को प्लस कर देंगे। तो अब देखो संख्या बराबर हो गई, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ भी -2 आवेश, यहाँ भी -2 चार्ज हो गया और यहाँ पे भी कितना हो गया, -2 चार्ज। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे माइनस के, उनको हम ऐड कर देंगे। अब देखो दोनों तरफ के जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो क्या हो गए, आपके बराबर हो गए। इधर भी -2, इधर भी -2, इधर आपका 0 था तो इधर भी क्या हो गया, आपका 0 हो गया है। तो ये आपका नियम नंबर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है कि आवेश को हम इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। अब इसका जो छठा नियम था वो क्या था, तो छठा नियम ये था कि दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में आवेश की मात्रा, इलेक्ट्रॉनों की मात्रा, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा बराबर करके उन्हें जोड़ देते हैं। तो अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मात्रा कितनी होगी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉनों की मात्राओं को बराबर करना है, तो क्या करेंगे, इनकी मात्रा को बराबर करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि ऊपर वाली जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने गुणा कर दिया, 2 का गुणा कर देंगे, तो ये 3 दूना 6 आपका हो जाएगा। अब जो नीचे वाली अभिक्रिया आप देख रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, तो इसमें गुणा कर देंगे हम 3 का, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे, तो 3 का जब गुणा करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो 3 दूना 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन ऊपर भी मिल रहे हैं और 6 इलेक्ट्रॉन नीचे भी मिल रहे हैं। हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर कर लिया है। अब जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे, इस समीकरण को हम जोड़ देते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इनको जोड़ते हैं। ये हमने लाइन खींच के इसको जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। किस प्रकार से जुड़ेगी ये, आप पहले देखो उसको। तो यहां हम देख रहे हैं 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहे हैं और 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहे हैं। तो इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है और उधर भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी और इधर भी, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कट जाएंगे। तो यहाँ से हम इन इलेक्ट्रॉनों को पहले कैंसिल कर देते हैं। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो गए, कट गए। अब कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ के आपको लिखना है। तो देखो मैं जोड़ के इसको लिख रहा हूं। पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, MnO4। तो पहले क्या करेंगे, हम इस MnO4 को लिख लेंगे। तो 2 का गुणा कर दिया MnO4 में, तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 MnO4 माइनस। ठीक है, हमने इसको लिख लिया है। अब MnO4 के बाद यहाँ क्या दे रखा है, I माइनस आपको दे रखा है, तो हम इसको लिख देंगे 3 दूना 6 प्लस 6I माइनस, ये आपका आयोडीन को हमने लिख दिया है ना। ये हमने MnO4 को जोड़ के लिख दिया, इसको हमने लिख दिया, ये दोनों को लिख दिया है। अब क्या बचा इधर 4H प्लस और इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। तो प्लस आपका 8H प्लस, इधर के तीनों जो तत्व थे MnO4, आयोडीन और हाइड्रोजन, तीनों को प्लस करके हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये LHS में हमने सभी का टोटल कर लिया है। अब ऐसे ही क्या करेंगे, RHS में करेंगे। तो RHS में हम देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, MnO2 और इसमें 2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 MnO2 आपका होगा प्लस, इसके बाद अपन देख रहे हैं यहाँ पे कितना आपका I2 है। इस I2 में 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3I2। ये कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 3I2 आपका हो जाएगा। प्लस फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या बच गया आपका 2H2O और इसमें मल्टीप्लाई होगा किसका, 2 का। तो 2 का गुणा जब हम 2 में करेंगे, 2 दूनो 4 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 4H2O। ये कितना होगा आपका 4H2O, ये आपका हो गया। ये हमने इस प्रकार से इसको क्या कर लिया है, टोटल कर लिया है। लेकिन अब हम टोटल करने के बाद हमको प्रश्न दिया था कि इसको हमको साझी माध्यम में संतुलित करना है।
और सारी माध्यम के लिए मैंने आपको नियम नंबर 7 आपको लिखाया था। तो नियम नंबर 7 क्या था कि H+ के बराबर दोनों तरफ OH को जोड़ते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने H+ हैं, 8H+ हैं, क्योंकि अगर H+ में हम लिखेंगे तो ये अम्लीय माध्यम में हो जाएगा। तो क्षारीय माध्यम में करने के लिए क्या करना रहेगा, हमको दोनों तरफ OH- को जोड़ना होगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 यानी 8 हाइड्रोजन के आयन थे, तो हम 8 OH इधर भी जोड़ देंगे और 8 OH को हम उधर भी जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने प्लस कर दिया इसको, प्लस आपका हो गया 8OH-, ये हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। इस तरफ LHS में करेंगे तो उसको हम RHS में भी प्लस कर देंगे, तो प्लस आपका हो जाएगा 8OH-। ठीक है, ये आपकी स्टेप समझ में आ चुकी है आपको कि हमने क्या करा है, LHS में और इधर RHS में दोनों तरफ क्या करा है, 8 OH दोनों तरफ जोड़ दिए, क्योंकि हाइड्रोजन के 8 आयन यहाँ पे थे। अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर मान लो कि H में OH को हम प्लस करते हैं तो ये आपका क्या बनाता है, तो ये बनाता है H2O, ये हम जानते हैं ना H। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो इक्वेशन थी वो अम्लीय माध्यम में थी, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 8H+ आयन थे, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे कि 8 OH LHS में भी जोड़ेंगे और 8 OH RHS में भी जोड़ेंगे। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, H+ के बराबर 8 OH को हम जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम एक नियम जानते हैं कि हम ये समझ सकते हैं कि H और OH मिलकर क्या बनाते हैं, H2O। अगर एक H के साथ एक OH को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 8 H के साथ 8 OH को जोड़ेंगे तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, ये बना लेंगे 8H2O। जैसे एक H और OH क्या बनाते हैं, एक H2O बनाते हैं, तो 8 H और 8 OH क्या बनाएंगे, 8 H2O बनाएंगे। तो मैं थोड़ी सी रिएक्शन को चेंज करके लिख रहा हूँ, आप समझ जाना उसको क्या करते हैं। इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 8H2O लिख सकते हैं, 8H2O। ये इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। तो ये जो आपकी अभिक्रिया हो गई, ये क्षारीय माध्यम के हिसाब से हो चुकी है। क्षारीय माध्यम की अभिक्रिया इस प्रकार से आपकी संतुलित हो जाएगी। अब हम एक काम ही करते हैं कि दोनों तरफ क्या करते हैं कि जो आपके तत्वों की संख्या है उनको बैलेंस करके देखते हैं कि बराबर संख्या में बैलेंस हुए कि नहीं हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं Mn को देखते हैं, तो Mn कितने हो गए, Mn यहाँ पे 2 है, 2 Mn, और यहाँ पे भी कितने हो रहे हैं, 2 Mn, यानी Mn तो आपका बराबर हो गया। इसके बाद अपन आयोडीन को देखते हैं, तो यहाँ पे 6 आयोडीन है और यहाँ कितने हो गए, 3 दूना 6, 6 आयोडीन। आयोडीन भी आपस में क्या है, बराबर है, तो Mn इक्वल है और आयोडीन भी क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हो रहे हैं 8 दूनो 16 हाइड्रोजन इधर हैं और उधर हाइड्रोजन कितने हैं, उधर हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपके हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे आपके हो जाएंगे 4 दूनो 8 हाइड्रोजन हो गए और 8 यहाँ पे है, तो 8 और 8 16 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन भी बराबर हो चुके हैं। देखो 8 दूनो 16 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हमने देखा 4 दूनो 8 और 8 और 8 कितने हो गए, 16। तो हाइड्रोजन की मात्रा भी 16 दोनों तरफ बराबर हो गई। अब हम ऑक्सीजन को चेक करेंगे, तो ऑक्सीजन कितनी हो रही है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हो रही है कितनी, ये हो गई 4 दूनो 8 ऑक्सीजन हो गई। और इधर देखते हैं तो कितनी हो गई, 8 ये हो गई। तो 8 और 8 16 ऑक्सीजन इस तरफ है, इस तरफ कितनी ऑक्सीजन है, तो इधर ऑक्सीजन आपकी 16 है। अब इधर कितनी हो रही है, तो इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी 2 दूनो 4 ऑक्सीजन आपकी हो गई। यहाँ पे कितनी हो गई, 4 यहाँ से मिल जाएगी, तो 4 और 4 कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक है ना, 2 दूनो 4